हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक oogenesis रहेगा। oogenesis को हिंदी में अंडजनन कहा जाता है। तो मूल बात यह है कि ये अंडजनन, अंडोत्सर्ग या निषेचन क्रिया तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो फीमेल्स मैमल्स जो होते हैं उनमें टेस्टिस की तरह ही एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और ये अंडाशय उदर गुहा में बनते हैं और इनमें उपस्थित FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ICSH इंटरस्टिशियल कॉर्टिकोस्टेरोल हार्मोन क्रमशः उत्तेजक हार्मोन कहलाते हैं, जो अंडजनन की क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि जो होती है उसकी अग्रपाली से स्रावित होते हैं। तो अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो फीमेल्स में भ्रूणीय अवस्था में होता है, परंतु अंडजनन की क्रिया मैच्योरिटी आने पर ही शुरू होती है। अंडजनन की क्रिया का प्रारंभ लैंगिक परिपक्वता आने का संकेत होता है। तो मादा के अंडाणु अंडाशय में प्रति माह ओवम का निर्माण करते हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है जब तक कि जो है गर्भधारण नहीं हो जाता। अंडाशय में जनन उपकला का स्तर पाया जाता है और इस स्तर की प्रत्येक सेल ऊगोनियम कहलाती है। प्रति माह FSH के अंत में ऊगोनियम में वृद्धि, विभाजन, परिपक्वन आदि क्रियाएं होती हैं और बाद में ये ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाता है। मानव में अंडाणु अनेक झिल्लियों से घिरा रहता है, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल का नाम दिया गया है। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्रेफियन फॉलिकल दोहरी झिल्ली से घिरी रहती हैं, जिन्हें क्रमशः थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी कहते हैं। अंडजनन के समय एक भ्रण ऊतक जो होता है वो पोषण का काम करता है। ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण आयु के साथ साथ मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की क्रिया द्वारा अंडजनन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अंडाशयों में ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं और प्रत्येक फॉलिकल में अंडाणु एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अंडाणु सैव्रंत होता है। मानव मादा में अंडाणु का जोना पेल्लुसिडा स्पष्ट नहीं होता। ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया रजोकाल के लगभग 1 साल के बाद शुरू होती है। ग्रेफियन फॉलिकल की मृत सेल और रक्त के थक्के से एक पीली संरचना कॉर्पस ल्यूटियम निकलती है। यदि अंडा निषेचित हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो गर्भधारण में को बनाए रखता है। यदि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से निषेचित कर दिया जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो रक्त में प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव बढ़ जाता है। निषेचन के तुरंत बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडे को संगलन कर देता है, जिसे इम्प्लांट कहते हैं, रोपण कहते हैं। रोपण के बाद भी प्लेसेंटा का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण मादा से एक नाल द्वारा जुड़ जाता है। परंतु यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, ये मान लें इन केस अगर अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अंडाणु 24 से 48 घंटों के मध्य नष्ट हो जाते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम की सेल निष्क्रिय होने लगती है और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। पर धीरे धीरे अंडाशयों में पुनः एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लग जाता है एवं पुनः मादा द्वारा अगले माह यही प्रक्रिया पुनः
दोहराई जाती है और गर्भधारण होने तक यह क्रम जारी रहता है। अंडाशयों के परिपक्व हो जाने पर अंडाशयों में स्थित oogoनियम से सेकेंडरी oocyte oocyte का बनना oogenesis कहलाता है। यह क्रिया बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही होती है, परंतु थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ये जैसा कि बच्चों ये चित्र में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रेखीय डायग्राम है ये oogenesis का। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से अंडाणु का निर्माण होना अंडजनन कहलाता है, जो 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज और तीसरी है मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं वो 2n होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ये बार बार समसूत्री विभाजन करने के बाद बहुत सारी सेल में अपनी संख्या बढ़ाती हैं और इनको oogoनियम कहा जाता है। और oogoनियम पुनः समसूत्री विभाजन करती हैं। वे सब कोशिकाएं प्राइमरी oocyte कहलाती हैं और प्राइमरी oocyte ग्रोथ करता है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। इस ग्रोथ फेज में बहुत सारे चेंज होते हैं और ये ग्रोथ फेज बहुत ही लंबी होती है, यानी कि बहुत ही अवधि इसकी बहुत ज़्यादा होती है शुक्र जनन के बजाय। तीसरी फेज है मैचुरेशन फेज, जिसमें प्राइमरी oocyte अर्धसूत्री विभाजन करके फर्स्ट म्योसिस करके 2 सेल बनाता है। पहली सेल फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है और दूसरी सेल सेकेंडरी oocyte कहलाती है, जो कि एगोडित सेल होती हैं। उसके बाद इन पोलर बॉडी में पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिसको 2 सेल बनती हैं, सेकंड पोलर बॉडी और दूसरी है एक्स्ट्रा पोलर बॉडी। ये बाद में एक्स्ट्रा पोलर बॉडी समाप्त हो जाती है और सेकेंडरी oocyte समसूत्री विभाजन करके, जिसको अपन सेकंड मियोसिस कहते हैं, उससे एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है। बड़ी सेल को ओवा कहते हैं और छोटी सेल खाद्य सामग्री कम होने की वजह से नष्ट हो जाती है। तो कुल मिला के बड़ी सेल, साइज में बड़ी सेल ओवा का रूप धारण करती है और इन पोलर बॉडी का बाद में कोई भी रोल नहीं होता है। ये पोलर बॉडी, एक्स्ट्रा पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद में ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये अंडे में ही समाहित हो जाती है। तो पहली इसको डिटेल है उसको अध्ययन करें तो फर्स्ट है डिवीज़न फेज। इस प्रावस्था में अंडाशय की पीजीसी सेल अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा oogoनियम द्विगुणित होते हैं, सेल का निर्माण करती हैं। oogonia द्विगुणित होते हैं एवं गुणसूत्रों की संख्या अन्य पोलर बॉडी के समान होती है एवं oogonia में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसमें प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। ग्रोथ फेज, प्राथमिक oocyte में बहुत अधिक वृद्धि केवल परिमाण में होती है, साथ ही शुक्राणु जनन के विपरीत अंडाणु में वृद्धि के साथ साथ विभेदीकरण, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे विभेदीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः परिपक्वन अवस्था से पहले शुरू हो जाता है। मादा युग्मकों में वृद्धि काल अत्यंत लंबा होता है, जैसा कि पहले मैंने बताया था। मेढक में oocyte प्रारंभ में 50 माइक्रोन व्यास का होता है और परंतु पूर्ण विकसित अंडाणु का विकास 1500 माइक्रोन तक हो जाता है, जिसमें लगभग 3 साल का समय लगता है एवं स्तनियों में अंडाशयों में जनन के समय उपस्थित प्राथमिक अंड सेल से जंतु की पूर्ण आयु तक अंडाणु बनते रहते हैं। अर्थात गुणन प्रावस्था
केवल गुणन काल तक सीमित है। इस अवस्था में बाहरी सतह तथा कोशिका के आयतन का अनुपात बढ़ जाता है। यह लक्षण गैस एक्सचेंज और मेटाबॉलिज्म के लिए एक विशेष अनुकूलन है। oocyte व कोशिका अंड कोशिका की वृद्धि कई प्रकार से होती है, जैसे स्वयं oocyte द्वारा भी हो सकती है, oocyte के संगलन द्वारा भी होती है, हेल्पर सेल्स द्वारा होती है, अथवा यौक परिवहन द्वारा हो सकती है। वृद्धि प्रावस्था को फिर 2 फेज में अपन कन्वर्ट करते हैं। पहली है प्री वाइटेलोजेनेसिस। पूर्व पीतक काल में यौक पीतक का संश्लेषण और निक्षेपण होता है, परंतु केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है, जिसको पुनः 2 भागों में विभक्त करते हैं। केंद्रकीय पूर्व पीतक जनन, इसके अंतर्गत प्राथमिक oocyte का केंद्रक बड़े आकार का हो जाता है, जिसका जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करता है, प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। oocyte में गोल्जी गाय सेंट्रोसोम के निकट पाया जाता है, लेकिन परिपक्व oocyte में इनकी स्थिति कॉर्टेक्स के नीचे हो जाती है एवं गोल्जी गाय अपने सामान्य कार्य के अलावा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण करता है। इन कणिकाओं में म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है। ये सेल्स निषेचन के बाद निषेचन कला का भी निर्माण करती हैं। दूसरी जो पॉइंट है इसका, वो है वाइटेलोजेनेसिस। इस काल में साइटोप्लाज्म ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन संग्रह हो जाता है, जो कि पीतक यौक कहलाता है। अल्टीमेटली यौक क्या है? यौक मीन्स होता है जिसमें पोषक पदार्थ सारे मौजूद हों, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि मौजूद हों। कुछ प्राणियों में जैसे कीट, मछली, पक्षी आदि के पीतक का निर्माण फैट बॉडी और अन्य कशेरुकियों में यकृत सेल में इसका निर्माण होता है। अल्पपीतकीय अंडों में oocyte अपने स्वयं की खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्माण करता है। हाइड्रा में oocyte आपस में संयमित हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और अंत में केवल एक केंद्रक के अलावा सभी केंद्रक लुप्त हो जाते हैं। स्तनधारियों में परिवर्धित यानी डेवलप्ड जो oocyte हैं फॉलिकल सेल द्वारा घिरा रहता है। यौक का संश्लेषण माता के यकृत में होता है। यह यौक रक्त के परिवहन द्वारा फॉलिकल सेल में पहुंचता है और ये सेल oocyte के साथ फिंगर लाइक यानी सूक्ष्मांकुरों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये सूक्ष्मांकुर वृद्धि अवस्था के बाद में समाप्त हो जाते हैं एवं अंडे की प्लाज्मा झिल्ली सामान्य हो जाती है। कीटों में जो होता है वो नर सेल बन जाती हैं और ये सेल oocyte में 2 तरह से जुड़ी रहती हैं, कुछ सूक्ष्मांकुरों से और कुछ कोशिका द्रव्य सेतु द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। कोशिका द्रव्य सेतु को फ्यूसोम कहते हैं और इसी फ्यूसोम के द्वारा नर सेल का जुड़ाव रहता है। फंक्शंस ऑफ द यॉक। भ्रूण की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीतक ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। एनर्जी बूस्टर है। भ्रूण में विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण हेतु रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना। भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है गैस्ट्रूला भवन के द्वारा संरचना विकास गतियों को प्रभावित करता है एवं अंडों के प्रकार, विदलन, यौक के प्रकार, अंड द्रव्य का विभेदन और विकास के प्रकार आदि को यौक ही तय करता है। थैंक यू।